बच्चों 3D में नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। तो हम दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। पहला पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म, यानी कि एक पॉइंट जिससे लाइन गुजरती है वो दिया होगा और डायरेक्शन दी होगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि 2 पॉइंट दिए होंगे, उससे गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी। तो एक एक करके ये दोनों टाइप हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म, ठीक है बच्चों। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस या इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आपको दिया होगा ना, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। अब लाइन की डायरेक्शन बताने का क्या तरीका होता है कि एक वेक्टर दे देते हैं उसके पैरेलल, जैसे पैरेलल टू बी वेक्टर, आपको बोल दिया कि बी वेक्टर के पैरेलल है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन के समान होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि दो पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं। मैं बार बार बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यदि एक वेक्टर दिया हुआ है और लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे या जो भी डायरेक्शंस होंगी, सेम डायरेक्शन मुझे उस लाइन की होंगी, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से बताने का तरीका है कि लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर को देखते ही आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है, मान लीजिए बी वेक्टर को ही ले लेते हैं। इफ बी वेक्टर इज गिवन बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। आपको बताना है कि ये वेक्टर या ये वेक्टर जिस लाइन के पैरेलल है उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो होते हैं सिंपली द एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट, यानी कि डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इसके, एक्स वाई एंड जेड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने ले लिया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ये एक वेक्टर है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बच्चों, 1 2 एंड -1, ये इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, ठीक है जी। आई कैप का कोफिशिएंट है x, यानी x कंपोनेंट x है, ये y कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट है। तो सिंपली जो कंपोनेंट्स हैं x y z डायरेक्शन में, उन्हीं को एज इट इज ले लो, क्या मिल जाएगा आपको, डायरेक्शन रेशियो। तो ये जैसे आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एक वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर की लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 1 2 एंड -1, सिंपल है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन की वो कैसे मिलते हैं, जो भी डायरेक्शन रेशियो लिखा हुआ है उसमें इस लाइन का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो, ठीक है। तो y अपॉन मॉड बी एंड z अपॉन मॉड बी। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही ना कैसे निकालते हैं, कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। ये सारे हम रीकैप कर रहे हैं बच्चों, वेक्टर में ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं, एक बार आप रीकैप कर रहे हैं। तो यदि ये वेक्टर है बी वेक्टर इज गिवन बाय दिस, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीज़ हम यहीं यूज़ करके देख लेते हैं। चलिए, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन जाएंगे बच्चों हमारे, 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा बच्चों यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट में 1 + 4 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर
मिल गया √6, तो डायरेक्शन कोसाइंस बन गए √6, 2/√6 एंड -1/√6। अब एक बार वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम इनको स्क्वायर करके तीनों को जोड़ के देख लेते हैं। 1/√6 का स्क्वायर 1/6, 2/√6 का स्क्वायर 4/6 एंड -1/√6 का स्क्वायर 1/6। दिस इज गिविंग मी 1, बिकॉज क्या हो गया 1 + 4 + 1 6/6, तो हो गया 1। तो इसका मतलब मेरा जो रिजल्ट आया है डायरेक्शन कोसाइन का वो बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है जी। तो आप लोगों ने एक बार दोबारा से देख लिया कि यदि कोई वेक्टर दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते हैं और डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए बच्चों अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आते हैं। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि एक पॉइंट से गिवन पॉइंट से पास होती है और एक गिवन वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं क्विकली। ठीक है बच्चों, क्या है, सबसे पहले तो एक बार एक्सिस बना लेते हैं। मान लीजिए ये है आपकी y एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर बन गई है x एक्सिस और इन दोनों के परपेंडिकुलर बन गई है z एक्सिस। ठीक है बच्चों, और इनका मैं नामकरण कर देता हूँ, ये y है, ये x है और ये z है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है जी। तो अब दिया क्या हुआ है, एक लाइन और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो पहले तो एक जो वेक्टर दिया हुआ है ना बी वेक्टर, मैं उस वेक्टर को बना लेता हूँ। ये मान लीजिए गिवन वेक्टर है बी वेक्टर, इसका नाम है बी वेक्टर। ये वेक्टर बच्चों आपको दिया हुआ है और जो लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है और किसी पॉइंट से गुजरती है। मान लीजिए पॉइंट ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। चलिए, तो ये पॉइंट जो है इसको नाम देता हूँ मैं पॉइंट ए। ठीक है जी। चलिए, तो अब लाइन जो है पॉइंट ए से गुजरती है, तो एक लाइन बनाते हैं हम जो कि पॉइंट ए से गुजर रही है और चलिए ये होगी लाइन और बी वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए इस लाइन को, राइट। तो ये बन गई बच्चों लाइन जो कि बी वेक्टर के पैरेलल भी है, बी के पैरेलल है और पॉइंट ए से गुजर रही है। और पॉइंट ए जो है उसका पोजीशन वेक्टर है ओ ए वेक्टर, ये चीज़। ठीक है, ये ओ ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, या मैं लिख देता हूँ साइड में जो ओ ए ओ ए वेक्टर को मैंने मान लिया ए वेक्टर है। ठीक है, ये पॉइंट ए मुझे दिया हुआ है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है ओ ए वेक्टर विच इज़ गिवन बाय स्मॉल ए वेक्टर, और एक और वेक्टर है बी वेक्टर जो कि स्पेस में कहीं तो भी है जो मुझे दिया हुआ है। और मेरी जो लाइन है ये इसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है। ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है। ये लाइन पॉइंट ए से गुजरती है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर की ये लाइन पैरेलल है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है। अब क्या करना है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, एक जनरल पॉइंट लूँगा इस लाइन पर, ठीक है, और उस पॉइंट को मान लीजिए मैं बोल देता हूँ पॉइंट आर। ठीक है, अब इस जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। देखिए, ये ऑरिजिन से ये, ठीक है, तो ये जो ओ आर वेक्टर है, ओ आर वेक्टर, ठीक है, ओ आर वेक्टर, इसको मैंने नाम दे दिया मान लीजिए आर वेक्टर। और एक बार थोड़ा क्लीन करते हुए, ठीक है, ये देखते हैं, ये जो वेक्टर है हमारे पास, ये ओ ए वेक्टर, इसका नाम क्या था, स्मॉल ए वेक्टर। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ओ आर, इसका नाम है आर वेक्टर। ठीक है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर इज स्मॉल ए वेक्टर एंड ओ आर वेक्टर इज स्मॉल आर वेक्टर। ये मैंने क्या किया बच्चों, एक जनरल पॉइंट ले लिया आर, जैसे कि हम 12th में करते थे ना, एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लिया और
उस पॉइंट को जनरल मान के जो गिवन कंडीशंस हैं उनमें एक रिलेशन ड्रॉ करते थे, और वही रिलेशन हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी। बच्चों 3D में क्लास 12 के सिलेबस में दो तरह की इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पढ़नी पड़ेंगी। पहली होगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन या वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, और सेकंड होगा बच्चों कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म मतलब एक तरह से समझ लीजिए जैसे आपने 11th क्लास में जो पढ़ी थी y = mx + c, वो कार्टेशियन फॉर्म था। ठीक है, और यहाँ पर आप कार्टेशियन तो पढ़ोगे ही, साथ में वेक्टर फॉर्म भी पढ़ोगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये टॉपिक। सबसे पहले आप ये बेसिक कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम पहले ड्राइव करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। फिर आपको उसको याद रखना है कि यदि गिवन वेक्टर दे दिया बी वेक्टर और एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया स्मॉल ए वेक्टर, तो इन दोनों का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन आप क्विकली लिख सको इन वेक्टर फॉर्म। फिर उस फॉर्म को आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो। फिर लेटर में आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है तो डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म कैसे बना सकते हो, मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो जनरल पॉइंट मैंने माना है आर, अब आर और ए दो पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन पे लाई करते हैं। इस लाइन पे इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ, लेट से एल लाइन दे देता हूँ। इस लाइन का मैं नाम दे देता हूँ एल। ठीक है जी, तो एल लाइन पर ए और आर दोनों पॉइंट लाई करते हैं। तो ए आर वेक्टर यदि मैं बनाऊं, कैसा वेक्टर, ए आर वेक्टर, इसको बनाता हूं मैं ग्रीन लाइन से। सॉरी, लाइन कलर चेंज नहीं हुआ, इट्स ओके। ए आर वेक्टर यदि मैं बनाऊं तो आप ए आर वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। आपको याद होगा जब हमने वेक्टर पढ़ा था, कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मालूम हो, ठीक है, यानी इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम हो और फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम हो, तो उस वेक्टर को हम लिखना जानते थे। कैसे लिखते थे, हम लिखते थे पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट या पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट या पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। ए को बोलते थे इनिशियल पॉइंट, आर को बोलते थे फाइनल पॉइंट, या ए को बोलते थे टेल और आर को बोलते थे हेड। तो ए आर वेक्टर कैसे मिलेगा मुझे, ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, जो ए से आर तक जा रहा हूं, तो यानी फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो ये वैल्यू मिल जाएगी सिंस ओ आर वेक्टर इज आर वेक्टर और ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर। तो आई कैन से ए आर वेक्टर इज आर माइनस ए वेक्टर। सिंपल है। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि जो भी मुझे गिवन वैल्यूज़ हैं, मुझे एक तो ये मालूम है कि वेक्टर बी इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि इस लाइन पे यदि कोई वेक्टर लाई करता है, जैसे ए आर वेक्टर इस लाइन पे लाई करेगा, तो ए आर वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे या जो डायरेक्शन होगी वो बी वेक्टर के इक्वल होगी। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो ए आर वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स होंगे, है ना, पैरेलल होंगे। ए आर और बी की डायरेक्शन सेम होंगे। पैरेलल वेक्टर का मतलब ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए बी वेक्टर मैंने ऐसे बनाया है, किसी केस में हो सकता है कि बी वेक्टर इस तरफ हो और ए आर उधर हो, यानी एंटी पैरेलल भी बोलते हैं या अपोजिट वेक्टर्स भी बोलते हैं। लेकिन अपोजिट हो या सेम लाइन में हो, दोनों ही पैरेलल कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, उसी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा कि ए आर वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे बाय गिवन कंडीशंस, क्योंकि लाइन के पैरेलल है बी और ए आर इस लाइन पर लाई करता है, तो ए आर वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होंगे। तो मैंने क्या करा, ए आर वेक्टर को आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के फॉर्म में निकाल लिया। आर इज द जनरल पॉइंट, यानी मैं ये जो डेरिवेशन कर रहा हूँ वो
लाइन पे लाई करने वाले किसी भी जनरल पॉइंट आर के लिए सही होगी, क्योंकि जनरल पॉइंट दिया है मैंने, आर एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। इस बात को मैं कैसे ले सकता हूँ, इस बात को मैं लिखने के लिए यूज करूंगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इसको मैं ऐसे लिखूंगा ये चीज, क्योंकि आर माइनस ए और बी वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक ही वेक्टर है। ये दो वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, दो वेक्टर्स को जोड़ोगे या घटाओगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा। तो मान लीजिए आपने आर और ए को माइनस कर दिया, फिर जो रिजल्ट मिला वो वेक्टर ए आर वेक्टर होगा, और ए आर वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। इस चीज़ को मैं कैसे बताता हूँ, दो पैरेलल वेक्टर्स को मैं कैसे बोलता हूँ, यदि मान लीजिए सी वेक्टर एंड डी वेक्टर्स आर पैरेलल, तो मैं कहूँगा सी वेक्टर इज सम लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर। लैम्डा कोई स्केलर होगा, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, और इसी चीज़ को मैं यदि ए वेक्टर को राइट में लेकर लिखूंगा तो मुझे मिलेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और ये बन गई मेरी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। यानी आर वेक्टर क्या है, एक जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है लाइंग ऑन दी गिवन लाइन L, गिवन नहीं मतलब रिक्वायर्ड लाइन L। इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी जनरल पॉइंट होगा, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया R, तो उसकी वैल्यू मुझे कैसे मिल जाएगी, पॉइंट A जो कि मुझे दिया हुआ है, जिसका पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है मुझे A वेक्टर, ठीक है, उसके टर्म में प्लस B वेक्टर भी मुझे दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों के टर्म में एक मैंने क्या किया, एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया, पैरामीटर, ठीक है जी। आप लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आर वेक्टर की अलग अलग वैल्यूज़ पाओगे, ठीक है, लेकिन वो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, इस लाइन पे लाई करेंगी। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर, मतलब पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, तो आपको ये इक्वेशन इमीडिएटली दिमाग में आनी चाहिए। आपको डेरिवेशन इसलिए समझाया था कि आपका ज्ञान चक्षु खुल जाए कि किस तरीके से ये लाइन एग्जिस्टेंस में बनी, किस तरह से इक्वेशन निकल के आई, लेकिन हर बार आप डेरिवेशन करके इस लाइन तक नहीं पहुंचोगे। अगली बार जब आपसे बोला जाएगा तो आप सीधे ये लाइन की इक्वेशन लिखोगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों कि इस इक्वेशन ऑफ लाइन से कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन निकालना, ठीक है।